हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक। आज हम बात करेंगे क्लास 10 के एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो कि चैप्टर नंबर 8 है, जो क्लास 10 के अंदर सीबीएसई बोर्ड में इंट्रोड्यूस होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है, क्योंकि अगर आपको आगे 10th के बाद 11th में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेना होता है तो ट्रिग्नोमेट्री का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसको सही तरह से समझा जाए तो सबसे ज़्यादा इजी ब्रांच ही यही है। अगर आप इसको सही तरह से नहीं समझ पाते हैं तो आप यकीन मानिए सबसे ज़्यादा टफ यही मानी जाएगी। तो मैं आपको इजी से इजी मेथड से समझाऊंगा और गारंटी के साथ ये कहता हूँ कि आपको हर हालत में ये चीज़ समझ में आ ही जाएगी। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस करें इससे पहले मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानकारी दे देता हूं, जिससे क्या है कि अगर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आए इससे रिलेटेड तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये ब्रांच क्या है, इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको पहले बता देता हूँ कि हम जो वर्ड बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन अगर इसको सही तरह से प्रोनाउंस किया जाता है तो ये ट्राइगोनोमेट्री होता है। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि ये ग्रीक वर्ड है और हम जो बोलते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बोलते हैं। ट्राइगोनोमेट्री इज अ ग्रीक वर्ड एंड वी प्रोनाउंस इट बाय विद ट्रिग्नोमेट्री। अब इसका मीनिंग क्या है, देखिए ध्यान से समझने का है। ट्राई का मतलब होता है 3, गोनो का मतलब होता है साइडेड फिगर, और ये मेट्री है इसका मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ एंगल। ठीक है, तो इस वर्ड के अंदर इसकी डेफिनेशन छुपी हुई होती है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ट्रिग्नोमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we always deal with measurement of angle in three-sided polygon। three-sided polygon की बात करते हैं तो three-sided polygon जो होता है वो triangle होता है। ठीक है, if we are talking about three-sided figure then it is triangle। ठीक है, तो अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स? Trigonometry is the branch of mathematics in which we can measure all the angles, or we can say that we deals with the problems of sides and angles in three-sided figure। I think आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसके अंदर हम साइड और एंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं, डील करते हैं। ठीक है, और एंगल जो होते हैं यहाँ पे वो एलाइड एंगल्स होते हैं। एलाइड एंगल का मतलब ये होता है कि एंगल्स किसी न किसी डायरेक्शन की ओर मुड़े हुए होते हैं या एलाइड होते हैं, जिससे हमें उसको फाइंड इजीली कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। थ्री साइडेड फिगर की बात की तो ट्राइंगल को यूज करना है। अगर ट्राइंगल की बात करते हैं तो इन ट्रिग्नोमेट्री ऑलवेज वी यूज राइट एंगल ट्राइंगल। अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो इसके अंदर हम हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हमारे क्वेश्चन में राइट एंगल ट्राइंगल गिवन नहीं है, सपोज देयर इज नो राइट एंगल ट्राइंगल इन आवर क्वेश्चन, देन व्हाट वी विल डू, वी विल कन्वर्ट दैट ट्राइंगल इनटू राइट एंगल ट्राइंगल। अदरवाइज वी विल नॉट अप्लाई या वी कैन नॉट अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल ये है कि आपके सामने आपके क्वेश्चन में राइट एंगल ट्राइंगल गिवन होना जरूरी है, कंपलसरी है। ठीक है, अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं मिलेगा हमें तो हमें उस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज हम उसमें ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई नहीं कर सकते। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। और जब राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं तो वहां पर एक थ्योरम अप्लाई होती है जिसका नाम होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, तो राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम के बिना अधूरी है, और ट्रिग्नोमेट्री जो है राइट एंगल ट्राइंगल के बिना अधूरी है। तो ये तीनों चीजें आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, कहीं ना कहीं इसका यूज होगा, कहीं ना कहीं इसका यूज होगा, इन दोनों का यूज होगा तो डेफिनेटली ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होगी।
अब बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल को किस तरह से डिफाइन किया जाता है ट्रिग्नोमेट्री में? तो एंगल को डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक सिंबल होता है, वो ये होता है, ये जो सिंबल है इसको कहा जाता है थीटा। थीटा नोटेशन होता है इसका, थीटा नाम से हम इसको क्या कहते हैं, शो करते हैं, ठीक है। और जो थीटा होता है दैट इज ऑलवेज एक्यूट एंगल, ये हमेशा एक्यूट एंगल होगा, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर थीटा ऑलवेज वर्क एज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल अगर नहीं है तो हमें एक्यूट एंगल बनाना पड़ेगा, ये और प्रॉब्लम है इसके अंदर। लेकिन हाँ, यकीन मानिए बहुत इजी ब्रांच है, बहुत इजी टॉपिक है। अगर आपको अच्छी तरह से समझना है तो वीडियो को अच्छी तरह से देखते रहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद ट्रिग्नोमेट्री को अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो थीटा जो है ये यहाँ पर एक्यूट एंगल ही होना चाहिए। अगर एक्यूट एंगल नहीं होगा तो हम ट्रिग्नोमेट्री में थीटा को फाइंड नहीं कर सकते। अगर ऑब्ट्यूज एंगल गिवन होगा तो हमें उसको एक्यूट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन वी कैन इजीली फाइंड एक्यूट एंगल और वी कैन इजीली फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है। तो आई थिंक ये तो चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, किस तरह से इसको ट्रिग्नोमेट्री में अप्लाई करते हैं, इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे आगे के टॉपिक या आगे का बेसिक कंसेप्ट। सो फ्रेंड्स, अब हमारे सामने एक ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, इन विच राइट एंगल एट बी, राइट एंगल जो है वो एंगल बी पर है, ठीक है। तो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री ब्रांच है उसमें हमने कहा कि हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम 8th क्लास से इंट्रोड्यूस होती है, 7th में भी आ जाती है कभी कभी। तो पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो ये होती है कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। दिस इज द पर्टिकुलर पाइथागोरस थ्योरम। अब इस ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूस की बात करते हैं। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट हाइपोटेन्यूस, then definition or according to mathematics the hypotenuse is the longest side of a right angle triangle, means ये वाली जो साइड होती है, ये वाली, इसको हाइपोटेन्यूस कहते हैं। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस साइड इज हाइपोटेन्यूस। और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो राइट एंगल के जस्ट सामने जो साइड होती है, साइड इन फ्रंट ऑफ राइट एंगल, दैट कॉल ऑलवेज हाइपोटेन्यूस, वो हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं AC होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू। अब बात करते हैं परपेंडिकुलर ऑफ बेस। देखिए 9th क्लास तक तो हमें यही बताया गया था कि आप किसी को भी परपेंडिकुलर अज्यूम कर लीजिए और किसी को भी बेस अज्यूम कर लीजिए, इन दोनों में से कोई भी परपेंडिकुलर हो सकता है और कोई भी बेस हो सकता है, ठीक है। लेकिन 10th क्लास में आने के बाद हमें अच्छी तरह से डिफरेंस मालूम पड़ता है कि विच साइड इज कॉल्ड परपेंडिकुलर एंड विच वन इज बेस, ठीक है। तो बेस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा, ध्यान से समझिएगा। जब थीटा और राइट एंगल एक ही साइड पर आ जाती है, थीटा और राइट एंगल, ध्यान से समझिएगा, थीटा और राइट एंगल जब एक ही साइड पर आ जाते हैं तो उसको हम हमेशा बेस ही कहेंगे, यह हमारा बेस होगा, ठीक है। तो बेस यहाँ पर हम बात करते हैं तो वो आ जाएगा BC स्क्वायर, यहाँ पर लिख देते हैं BC स्क्वायर, ठीक है। और थीटा के जस्ट अपोजिट साइड जो होती है, सामने जो साइड होती है, उसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे, दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर इज व्हाट, दैट इज AB स्क्वायर। सो दिस इज आवर परफेक्ट पाइथागोरस थ्योरम। मैं फिर से समझा देता हूँ, थीटा और राइट एंगल जब एक साइड पर आ जाते हैं वही हमारा बेस माना जाता है, और थीटा के जस्ट सामने जो साइड होती है परपेंडिकुलर साइड होती है। कंफ्यूजन इन दोनों साइड के बीच में होता है, बेस और परपेंडिकुलर में। हाइपोटेन्यूस में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि राइट एंगल के जस्ट सामने जो साइड होगी वो हाइपोटेन्यूस ही होगी, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूस हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, बट कंफ्यूजन इज ऑलवेज इन बिटवीन बेस एंड परपेंडिकुलर। सपोज करते हैं कि थीटा यहां से उठ करके यहां आ जाता है, ये थीटा यहां पर आ गया, ठीक है। तो बेस अब आपका ये हो जाएगा, और बेस के थीटा के जस्ट सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये जो साइड है ये हम कभी चेंज नहीं होगी, ये तो हाइपोटेन्यूस ही रहेगी क्योंकि राइट एंगल जस्ट सामने। थीटा यहां से यहां मूव कर सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां पर भी आ सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा।
ठीक है, दोनों में से किसी ना किसी एक एंगल पे थीटा आएगा, बिकॉज वी ऑलरेडी सेड दैट थीटा इज एन एक्यूट एंगल। वो एक एक्यूट एंगल है, तो या तो यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा। यहाँ थीटा आ नहीं सकता क्योंकि राइट एंगल है, राइट एंगल की वैल्यू जो होती है 90 डिग्री होती है और एक्यूट एंगल जो है 90 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि परपेंडिकुलर कौन सा और बेस कौन सा है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम अब जो है वो आपके सामने क्लियर हो गई है अच्छी तरह से। आपको इसी तरह से अप्लाई करना है पाइथागोरस थ्योरम को। कभी कभी क्या होता है कि इस तरह से लिखा जाता है पाइथागोरस थ्योरम को, जो कि लिखने का तरीका गलत है। मैं आपको पहले से बता देता हूँ, ये तरीका शॉर्टकट तरीका है, शॉर्टकट मेथड है, जो कि 10th में अप्लाई नहीं होता। बड़ी से बड़ी क्लासेस में इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू 10th क्लास दिस इज रॉन्ग मेथड टू रिप्रेजेंट पाइथागोरस थ्योरम। रीजन, x के बाद कुछ भी कोई लिख सकता है, p और b के साथ बाद भी कोई लिख सकता है, जरूरी नहीं है ऑलवेज p स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर, b स्टैंड्स फॉर बेस। ठीक है, तो या तो आप ये लिखिए पाइथागोरस थ्योरम लिखने वाला, या तो ये लिखिए। मैं कहता हूँ ये जो चीज़ है थोड़ी लेंथी है, ये टाइम कंज्यूम करेगी, तो आप हमेशा इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम को रिप्रेजेंट करिए। ठीक है, अब हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आगे के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके अंदर क्या क्या नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई है, इसके बारे में हम क्या करेंगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे आगे के बेसिक कंसेप्ट के बारे में। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री जो मेन जो बेसिक जो ब्रांच है, बेसिकली इस ब्रांच के अंदर क्या क्या नया नया इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री ब्रांच के अंदर हम अगर बात करें तो इसके अंदर 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साइन, फिर बात करते हैं कोस, देन टेन, कोट, सेक एंड लास्ट वन इज कोसेक। These are 6 trigonometry ratio। ठीक है, इन 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बिना ट्रिग्नोमेट्री ब्रांच अधूरी है, क्योंकि जहां जहां ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होगी वहां इन 6 में से कोई ना कोई रेशियो जरूर आएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, कोई सीक्वेंस नहीं इनका। आप चाहो तो पहले कोट को लिख सकते हो, चाहो तो पहले कोसेक लिख सकते हो, चाहो तो साइन को आप लास्ट में लिख सकते हो। देयर हैज नो प्रायोरिटी टू राइट दिस एज नंबर 1, दिस एज नंबर 2, दिस एज नंबर 6। ठीक है, तो ये 6 रेशियो है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये अरेज होता है कि व्हाई वी हैव ओनली 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ही क्यों है। ध्यान से समझिएगा, रेशियो का मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशियो? x रेशियो y। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x अपॉन y। ठीक है, मींस x और y को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें या इस फॉर्म में लिखें, बोथ आर सेम। ठीक है, आई थिंक ये चीज समझ में आ गई होगी, छोटी क्लासेस की बात है। तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना या रेशियो को इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो यहाँ पे 6 रेशियो ही क्यों हुए ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, तो ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास ट्राइंगल में 3 साइड है। इन ट्राइंगल के जो इस ट्राइंगल के अंदर जो 3 साइड है, इन तीनों साइड्स का अगर हम एक दूसरे के फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं तो वो 6 रेशियो के फॉर्म में बनते हैं, 6 फ्रैक्शन ही बनते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लेते हैं AB और BC, AB और BC का लिखा हमने, AB और AC, और AC और BC। ठीक है, देखो 2 बार AB ऊपर आ गया, AC दोनों बार आ गया, BC दोनों बार आ गया। ठीक है, अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं BC और AB, AC एंड AB एंड BC एंड AC। तो जो 6 रेशियो ट्राइंगल की साइड के बनते हैं, इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 6 ही रेशियो होते हैं। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई आपसे कुछ पूछता है कि व्हाई वी हैव ऑलवेज 6 रेशियो इन ट्रिग्नोमेट्री ब्रांच, देन आपको क्या कहना है कि हमारे पास ट्राइंगल में 6 ही रेशियो बनते हैं साइड्स के, इसीलिए इसमें 6 रेशियो को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, अब लोग क्या कहते हैं कि ये साइन नहीं सिन है, तो इसको मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ। इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो SINE, साइन। ठीक है, ये साइन है, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको ऐसे लिखते हैं। एक बात ध्यान रखना कि सारे के सारे जो लेटर है वो स्मॉल होने चाहिए, S स्मॉल होना चाहिए, I स्मॉल होना चाहिए और N भी स्मॉल होना चाहिए। अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको कैपिटल लिख सकते हैं, पर ज़्यादातर हम यही लिखते हैं। कॉस जो होता है उसको हम इस तरह से लिखते हैं, कोसाइन। कॉस रिप्रेजेंट या कॉस की जो फुल फॉर्म है वो कोसाइन है। टेन की जो फुल फॉर्म है वो टेंजेंट है। कॉट की फुल फॉर्म होती है वो कोटेंजेंट है। सेक जो है वो सेकेंट है, और ये जो है वो कोसेकेंट है। ठीक है,
आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये सारे के सारे इसकी फुल फॉर्म है और इसको इनको हम क्या है कि शॉर्ट फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑलवेज कॉल्ड साइन, कोस, टेन, कोट, सेक एंड कोसेक। ठीक है, इनकी अभी कोई वैल्यू नहीं है, इट इज नॉर्मल इंग्लिश कीवर्ड, इंग्लिश के वर्ड्स है। इनकी वैल्यू कब बढ़ेगी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर? जब इनके आगे थीटा लग जाएगा। जैसे इनके आगे थीटा लगता है तो इनकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। ठीक है, अब इनकी ये 6 रेशियो लिख तो दिए, अब इनकी कोई ना कोई वैल्यू तो होगी, मींस मैथमेटिक्स टर्म में कोई ना कोई इसकी वैल्यू होगी। उस वैल्यू को किस तरह से डिफाइन करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। जो साइन थीटा होता है वो हमेशा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब इस ट्रायंगल की बात करें तो देखिए यहाँ पे थीटा मैंने सी पॉइंट पर लिया है, तो इसका परपेंडिकुलर कौन सा? परपेंडिकुलर ए बी है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि थीटा के जस्ट सामने जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर है, तो इसको आप इस तरह से ना लिख करके ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी, और हाइपोटेनस आपका ए सी है तो ए बी अपॉन ए सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ बस ये मत लिखना आप पी अपॉन एच, ये रॉन्ग मेथड है, दिस इज रॉन्ग मेथड टू रिप्रेजेंट साइन थीटा। ठीक है, कभी कभी टीचर इसको लिखता है लेकिन वो गलत लिखता है, बच्चों के मतलब कि बच्चों को गलत पढ़ाया जाता है, क्योंकि इस तरह से नहीं लिखा जाना चाहिए। क्योंकि पी और एच अगर आप लिखते हैं, सपोज करते हैं अगर आप पी अपॉन एच लिखते हैं तो इसके आगे कुछ भी लिखा जा सकता है, तो इस तरह से ना लिख करके आप, मैं कहता हूँ आप इस तरह से लिखें ए बी अपॉन ए सी। कोस की जो वैल्यू होती है वो होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस यहाँ पर बीसी है और हाइपोटेन्यूज एसी है। सो कोस की जो वैल्यू होती है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, अब टेन थीटा की बात करते हैं, तो टेन की जो वैल्यू होती है वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास में है ए बी और बेस हमारे पास में है बी सी। दिस इज द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। तो देखिए 6 रेशियो जो हमारे पास थे, 6 में से 3 रेशियो यहाँ पर ऑक्यूपाइड हो गए। कैसे, कौन कौन से? देखो ए बी अपॉन ए सी, तो ए बी अपॉन ए सी ये वाला जो हो गया। ठीक है, बी सी अपॉन ए सी, तो बी सी अपॉन ए सी कहाँ पर? ये भी हो गया। ठीक है, और ए बी अपॉन बी सी, यानी कि ये तीनों भी ऑक्यूपाई हो गए। ठीक है, मतलब कि इन तीनों को हमने यूज में ले लिया और बचे 3, तो इन बचे हुए 3 जो है वो इनकी वैल्यू को शो करेगा। अब बचे हुए 3 की वैल्यू किस तरह से, ध्यान से समझिएगा। जो साइन होता है, साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, साइन फर्स्ट और लास्ट जो होते हैं, साइन एंड कोसेक बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ठीक है, अगर साइन थीटा ए बी अपॉन ए सी है तो कोसेक थीटा जो है वो ए सी अपॉन ए बी हो जाएगा। आई मीन टू से हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो AC अपॉन AB, AC अपॉन AB ये भी यहाँ पर ऑक्यूपाई हो गया। अब जो cos है, cos इज रेसिप्रोकल टू sec थीटा। cos और sec आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। याद करने के लिए cos जो है वो S से एंड हो रहा है और sec जो है वो S से स्टार्ट हो रहा है, तो ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। तो cos जो है BC अपॉन AC है, तो ये हो जाएगा AC अपॉन BC, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, एंड लास्ट कोट दैट इज रेसिप्रोकल टू कोट थीटा, tan थीटा इज रेसिप्रोकल टू कोट थीटा। ठीक है, तो tan और कोट आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, यानी कि ये हो जाएगा BC अपॉन AB। जगह नहीं होने की वजह से मैं लिख नहीं रहा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, तो BC अपॉन AB, इसको ये भी ऑक्यूपाई हो गया। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। किस तरह से याद रखोगे, ध्यान से समझिएगा, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ याद रखने का। ये जो फुल फॉर्म में मिटा देता हूं मैं यहाँ पे, या फिर ये वाला पोर्शन मिटाते हैं। अब इसको याद कैसे करना आपको ध्यान से समझिएगा, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, रफ में आप इसको लिख सकते हैं, दिमाग में रख सकते हैं। ये ट्रिक है याद रखने की। ठीक है, P अपॉन एच ये साइन को शो करेगा, B अपॉन एच ये कॉस को शो करेगा,
और P अपॉन V ये tan को शो करेगा। हमें सिर्फ ये 3 रेशियो के बारे में याद रखना है कि जो 3 रेशियो है, इन 3 रेशियो के बारे में क्या है, किस तरह से इसको डिफाइन किया जाता है, ये याद रखना है। और याद करने का नॉर्मल तरीका ये है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, पाकिस्तान तो हमेशा ही भूखा प्यासा रहा है और हिंदुस्तान हमारा जो है वो हरा भरा रहा है। तो ये याद रखने का तरीका है। P अपॉन H क्या हो जाएगा, वो साइन हो जाएगा। B अपॉन H क्या हो जाएगा, वो कॉस हो जाएगा। और P अपॉन V क्या हो जाएगा, वो tan थीटा हो जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। याद रखने के लिए ट्रिक है, बहुत सारी ट्रिक्स हैं, आप बहुत सारी ट्रिक्स बना सकते हो, लेकिन मैं जो ट्रिक्स याद रखता हूँ बच्चों को बताने के लिए वही याद रखता हूँ। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। बिकॉज हमारा जो हिंदुस्तान है, हमारा जो इंडिया, हमारा जो भारत देश है, हमेशा हरा भरा ही रहे और हरा भरा ही रहेगा, और पाकिस्तान भूखा प्यासा ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है बात। और इसका हम रिवर्स करेंगे, P अपॉन H का रिवर्स करेंगे तो H अपॉन P हो जाएगा, तो कोसेक बन जाएगा ऑटोमेटिकली। ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि कोसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, कॉस जो है वो सेक का रेसिप्रोकल होता है, tan एंड cot बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो आई थिंक आपको याद रखनी ही वैल्यू, ये वैल्यू आपको डेफिनेटली याद होनी ही चाहिए। अगर ये वैल्यू याद नहीं होगी तो आप किसी भी क्वेश्चन को जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड नहीं कर पाएंगे। और ट्रिग्नोमेट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू 10th क्लास, क्योंकि अगर ये आपको नहीं आई तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। और ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी ब्रांच है जो कहीं भी अप्लाई हो जाती है, किसी भी चैप्टर में ये आ सकती है, तो अच्छी तरह से इसको आपको समझना ही है। ठीक है, आई थिंक ये वाला टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। और अब इसके आगे थोड़ा बेसिक कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। तो गाइस, अब हम इसी सीक्वेंस में आगे हम कुछ डिस्कस करते हैं, जो छोटी छोटी मिस्टेक्स है जो स्टूडेंट्स करते हैं। उम्मीद करूंगा वो आप मिस्टेक ना करें। तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ कौन कौन सी मिस्टेक्स है और उनको किस तरह से सही किया जाता है। ठीक है, हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, जिसमें जहाँ पे राइट एंगल जो है वो C पर है इस बार। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है, जैसे मान लेते हैं कि ये आपके पास 5 है, ये आपके पास 12 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, दिस इज 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन इस बार आपसे पूछता है कि फाइंड साइन A cos B tan B। ठीक है, तो अभी तक तो मैंने आपको ये बताया था कि लिखा हुआ आएगा साइन थीटा। तो इस साइन A का मतलब क्या है? ठीक है, साइन A का मीनिंग क्या है, ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको कहा था कि थीटा अगर इसके आगे लगेगा तभी इसकी वैल्यू है, लेकिन इस बार थीटा की जगह A लग गया है। इसका मतलब क्या है कि जो थीटा है, साइन A का मीनिंग ये है, ध्यान से समझिएगा कि साइन A का मीनिंग ये है कि थीटा जो है वो A पर है, यानी कि थीटा यहां पर है। ठीक है, यहाँ पर आपको शो नहीं करना है, आपको दिमाग में माइंड में रखना है कि थीटा इज नाउ लाइंग एट पॉइंट A। ठीक है, तो साइन A जो है यानी कि वो A पर थीटा बना हुआ है, तो साइन A की वैल्यू क्या होगी? साइन A जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो थीटा यहाँ पर है, ठीक है, तो ये बेस हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर ये और हाइपोटेन्यूज ये, यानी सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा BC अपॉन AB इक्वल्स टू 5 अपॉन 30। ठीक है, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। cos थीटा cos b का मतलब ये है कि अब थीटा यहां से हट करके यहां आ गया। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, थीटा पहले यहां था, अब साइन के केस में थीटा यहां पर था, लेकिन cos के केस में b पर आ गया है। तो अब cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो थीटा यहां आने की वजह से बेस ये माना जाएगा और हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगी, तो 5 अपॉन 13 ये भी आ गया। फिर बात करते हैं tan B। tan B के केस में थीटा अभी भी यहाँ पर ही है, तो बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है, तो tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 12 अपॉन 5। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ कि हमेशा इस तरह से लिखा हुआ नहीं आएगा। साइन थीटा अगर लिखा हुआ आता है तो थीटा यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको गिवन होगा, लेकिन अगर साइन A लिखा हुआ आ गया इसका मतलब ये है कि थीटा A पर है। अगर साइन B लिखा हुआ आता है तो थीटा जो है वो B पर आ गया है। ठीक है, साइन C इस ट्रायंगल का कोड लिखा हुआ नहीं आएगा क्योंकि C पर राइट एंगल है। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि साइन A का मतलब कभी ये नहीं होगा कि साइन की मल्टीप्लाई हो रही है A के साथ, ये गलत है। साइन A कभी भी ये शो नहीं करेगा कि साइन की मल्टीप्लिकेशन A के साथ हो रही है या फिर A जो है वो एंगल है, तो ये गलत है। अगर इस तरह से लिखा होता है कि साइन 30 डिग्री, तो इसका मतलब ये नहीं है कि साइन इज मल्टीप्लाइंग विद 30 डिग्री। तो ये जो है
ये गलत है, ठीक है। तो इस तरह से आपको नहीं लिखना है, ये बात ध्यान रखना। सारे के सारे जो अल्फाबेट होंगे वो स्मॉल अल्फाबेट होंगे व्हाइल रिप्रेजेंटिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ठीक है। ये चीज आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। ये बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है जो स्टूडेंट्स करते हैं। दूसरी चीज ये है कि अगर साइन ए का स्क्वायर है तो हमेशा साइन स्क्वायर ए होगा, साइन ए का स्क्वायर कभी भी साइन ए स्क्वायर नहीं होगा, ये गलत है। ये जो चीज है ये सही है, ये बिल्कुल सही है, ये वाला पोर्शन रॉन्ग है, इट इज रॉन्ग, ठीक है। ऐसा क्यों, मैं आपको फिर से बता देता हूं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास है साइन 45 डिग्री होल स्क्वायर, देन वी ऑलवेज राइट साइन स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। इसको आप इस तरह से नहीं ले सकते साइन 45 स्क्वायर, इसका मतलब तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी जो कि गलत है, क्योंकि बेसिकली हम x का स्क्वायर जो करते हैं वो x इंटू एक्स करते हैं। तो साइन 45 का जो स्क्वायर होगा वो साइन 45 इंटू साइन 45 होगा, तो इसको साइन स्क्वायर 45 लिख सकते हैं। ये पोर्शन गलत है, इस तरह से इसको लिखा नहीं जाना चाहिए, इस तरह से गलती हो जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक और चीज मैं आपको समझा देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। अगर आपने इसको नोट नहीं किया तो इसको नोट कर लेना। वो ये कि अगर आप साइन 45 का होल स्क्वायर लिखते हैं तो साइन 45 डॉट लगाएंगे साइन 45, ये जो डॉट है ये रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लाई के साइन को, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ज्यादा से ज्यादा आप मल्टीप्लाई, इस मल्टीप्लाई के साइन को इग्नोर करने की कोशिश करें, आप सिर्फ और सिर्फ डॉट लगाएं। कभी कभी डॉट लिखा हुआ नहीं आएगा, इसको ऐसे भी लिखा जाएगा साइन 45 इंटू साइन 45, ठीक है। तो ये डिग्री है, तो ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। जिस तरह से साइन ए का स्क्वायर है इसको इस तरह से लिखा जाएगा साइन ए इंटू साइन ए, ठीक है। मैं आपको पहले से बता देता हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि आपको इसी तरह से लिखना है। एक और बात, साइन के बाद जो भी चीज आएगी, सपोज करते हैं ये इस तरह से आता है, साइन के बाद a प्लस बी प्लस सी आता है, दिस इज द वैल्यू ऑफ कंप्लीट एंगल, वैल्यू ऑफ एंगल। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते साइन ए मल्टी प्लस साइन बी प्लस साइन सी, ये गलत तरीका है, इसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, एक बात ध्यान रखिएगा। साइन ए प्लस बी प्लस सी ये एक एंगल को शो करता है, इट इज रिप्रेजेंटिंग ए पर्टिकुलर एंगल। इस तरह से हम इसको नहीं ले सकते, हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, वी कैन नॉट मल्टीप्लाई साइन विद ए बी एंड सी, ये गलत तरीका है। सिमिलरली अगर इस तरह से लिखा आता है कि साइन 45 प्लस 15 प्लस 30 डिग्री, तो हम इसको ऐसे नहीं ले सकते साइन 45 प्लस साइन 15 प्लस साइन 30, ये रॉन्ग मेथड है, ये गलत है। अब इसको कैसे लिखेंगे, साइन 45 और 15 60 90, ये 90 डिग्री हो जाएगा। हाँ ये एकदम सही है, ठीक है। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कोई ना कोई पर्टिकुलर वैल्यू है साइन की, कोस की, टेन की, वो कहाँ से कहाँ तक है और हमारे पास जो आंसर आएंगे उनको कैसे चेक किया जाएगा, तो ध्यान से समझते हैं। तो तब तक आप इसको नोट करिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, रिवाइंड लेकर के भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं आगे के बारे में, जो बताएगा हमें कि किस तरह से इनकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है। तो गाइस अब हम इनकी वैल्यूज के बारे में डिस्कस करते हैं कि हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि इनकी वैल्यू सही है या गलत है। तो मैं बता देता हूँ, जो साइन जो होता है, साइन की वैल्यू जो होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है, -1 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। मैं आपको फिर से बताता हूँ, साइन की जो परमानेंट या फिक्स वैल्यू जो होती है वो -1 से 1 की तक होती है। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, ये माइनस इनफाइनाइट है, ये प्लस का इनफाइनाइट है, ये 0 है, ये 1 है और ये -1 है। तो ये जो वैल्यू होती है यहाँ से यहाँ तक की, वो साइन की होती है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अगर अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम अगर हम साइन की वैल्यू निकालते हैं तो परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेनस होता है, साइन परपेंडिकुलर 12 है और हाइपोटेनस 13 है। ये देखिए हमेशा 1 से छोटी वैल्यू है, ठीक है। अगर आपका आंसर इस तरह से आ जाता है 13/5, सपोज करते हैं साइन ए जो है वो 13/5 है, तो ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि 13/5 जो है वो 1 से बड़ी वैल्यू हो जाती है, जो पॉसिबल नहीं है। साइन की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं होगी और कभी भी -1 से छोटी नहीं होगी। वैल्यू जो होगी वो इसके बीच में लाई करेगी।
सिमिलरली कॉस की जो वैल्यू है वो भी इस तरह से होती है, 1 से -1 होती है, 1 से -1 होती है। अब 1 भी हो सकती है और -1 भी हो सकती है। कैसे? इस तरह से होता है, ध्यान से समझिएगा। साइन की वैल्यू यहां से यहां मूव करती है, कॉस की वैल्यू यहां से यहां तक, सॉरी कॉस की वैल्यू यहां से यहां तक मूव करती है और साइन की वैल्यू यहां से यहां तक मूव करेगी, -1 से 1 की ओर। ठीक है, एक ऐसी वैल्यू आएगी, एक ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू आती है जब दोनों की वैल्यू सेम होती है। वो कैसे मालूम पड़ेगा वो मैं आपको आगे एक्सरसाइज में बताऊंगा, लेकिन हमेशा याद रखिएगा साइन की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक होती है, कॉस की वैल्यू 1 से -1 तक होती है। ठीक है, कोई छोटी वैल्यू नहीं है, यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यू यहाँ पे लाई करती है बिटवीन 1 एंड -1। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और आगे अगर हम बात करते हैं tan की वैल्यू, तो tan की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, tan की वैल्यू जो है वो -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक होती है और ये +इनफाइनाइट से -इनफाइनाइट तक होती है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे रेसिप्रोकल होते हैं, तो इनकी वैल्यू जो होती है सेम होती है। अगर इसको आप 5/13 निकालते हैं या 13/5 निकालते हैं, बोथ आर करेक्ट, दोनों की दोनों वैल्यू सही है। सेम के एग्जांपल भी होगा। सेक की बात करते हैं, सेक जो होता है रेसिप्रोकल होता है कॉस का। इसका मतलब ये है कि जितने भी रियल नंबर है उसमें से इनकी वैल्यू को हटा दो। ठीक है, रियल नंबर में से 1 और -1 वाला पोर्शन हटा दो। जैसे मान लेते हैं ये यहाँ पर हमारे पास में एक नंबर लाइन है, इसके अंदर 0 है, ये -1 है, ये प्लस का 1 है, तो इस वाले पोर्शन को हटाना है, बाकी सारी वैल्यू सेक की होती है। अगर इस तरह से लिखा जाता है सेक इज इक्वल टू 13.5 तो बिल्कुल सही है, लेकिन 5/13 लिखा हुआ था तो गलत है। ठीक है, सेम केस कोसेक में होता है कि इसके अंदर से ये वाली वैल्यू को हटा दो तो ये कोसेक की वैल्यू को डिफाइन करता है। ठीक है, ये ज्यादा 10th क्लास में पूछा नहीं जाता है, ज्यादातर ये क्या होता है एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स के अंदर आते हैं, तो आपको याद होना चाहिए किसकी वैल्यू कहां से कहां तक होती है। इनके ग्राफ्स भी होते हैं, लेकिन 11th और 12th क्लास में हम इसको पढ़ेंगे, पर यहाँ पे डिस्कस करना कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, आई थिंक इनकी वैल्यू के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री को इंट्रोड्यूस क्यों किया। क्योंकि मैथ्स के अंदर कोई भी चीज अगर इंट्रोड्यूस होती है, कोई भी नई ब्रांच आती है, तो उसका कोई ना कोई रोल होता है, कोई ना कोई बेनिफिट होता है या यूजेस होते हैं, उसी वजह से इसको मतलब डिराइव किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है, तो ध्यान से समझिए ट्रिग्नोमेट्री यूज कैसे होता है। सपोज करते हैं कि आपके पास में ये बिल्डिंग है, ठीक है, और आप यहाँ इस ग्राउंड पर खड़े हैं। ठीक है, ये ग्राउंड पोर्शन है। आप क्या कर रहे हैं, आप बिल्डिंग के ऊपर कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट को देख रहे हैं, यहाँ से तो थीटा एंगल बनेगा। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग निकालने के लिए या इस एंगल को फाइंड करने के लिए या फिर इन दोनों की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाता है। ठीक है, मैं फिर से आपको बता देता हूँ, ज्यादा से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या होता है डेली लाइफ के अंदर, बड़ी से बड़ी बिल्डिंग की हाइट निकालने के लिए या फिर किसी न किसी दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस फाइंड करने के लिए या उन एंगल फाइंड करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाता है। ठीक है, और अगर यूनिवर्सल यूज की बात करें हम इसकी, वैसे तो इसके बहुत सारे यूज है, क्योंकि आप कैसे भी अगर आप क्या है कि अपनी आंखों को ऊपर नीचे करते हैं, एंगल में मूव करते हैं, तो कोई एंगल जो बनेगा उस एंगल को फाइंड करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। अगर यूनिवर्सल यूज की बात करते हैं तो फाइंड डिस्टेंस बिटवीन, फॉर फाइंडिंग डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट, तो प्लैनेट के बीच डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। If you want to find the distance between moon to earth, then you always use trigonometry. ठीक है, अगर हमें कोई ब्रिज बनाना है तो भी हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे, अगर हमें कोई मकान बनाना है तब भी हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। हमें लगता है कि हाँ हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई नहीं होती है, लेकिन वहाँ हमें ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होती है, हमें मालूम नहीं पड़ती। दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो आगे चैप्टर है 9th चैप्टर है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगा कि इनका यूज कहाँ से कहाँ हो रहा है। ठीक है, तो गाइस ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो आप इसको अच्छी तरह से पीछे वीडियो को रिवाइंड करिए और अच्छी तरह से देखिए। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के बारे में, और उम्मीद करता हूं और मैं पूरी कोशिश भी करूंगा
कि आपको ये चैप्टर समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यकीन मानिए मैं इस चैप्टर को बहुत इजी तरीके से आपको समझाऊंगा, कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।